नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में चल रही राजनीति की। और महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें मुझे एक हिडन एंगल दिखाई देने लगा है। अभी थोड़ी देर पहले ही जब एनसीपी ने ये एनसीपी की तरफ से ये बात आई कि वो एमवीए से अलग हो सकती है। एनसीपी कल तक तो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, और कांग्रेस भी कह रही थी हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। एनसीपी और कांग्रेस अगर उद्धव ठाकरे के साथ है खुलकर, तो फिर आखिर ये खेल चल क्या रहा है? क्या एनसीपी और कांग्रेस की वजह से उद्धव ठाकरे समाप्त हो रहे हैं? ये तो पक्की बात है कि महाराष्ट्र में एक बात बिल्कुल बड़े तौर पर चल रही है कि उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलने वाली पार्टी थी, यानी कि शिवसेना की जो मूल आइडियोलॉजी है, उस मूल आइडियोलॉजी से कहीं भटक गए हैं। और इतना भटक गए कि जैसा कि एकनाथ शिंदे ने चिट्ठी में लिखा कि हम तो भाई खड़े रहते थे आपके इंतज़ार के लिए, हम आपके मातोश्री में खड़े रहते थे, और मंत्रालय तो आप कभी जाते नहीं, इसलिए मंत्रालय में भी मिलने की जगह नहीं, आप हमको कोई तरजीह नहीं देते थे। ऐसी बहुत सारी बातें एकनाथ शिंदे गुट ने या उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जब उद्धव ठाकरे ने किसी अपने विधायक को या खास व्यक्ति को अपने विधायक को भेजा सूरत बात करने के लिए, तो सूरत में बात करने वाला जो मध्यस्थ गया वो भी धीरे से शिंदे गुट के साथ आ गया। यानी कि शिंदे गुट में ज़्यादा अट्रैक्शन है क्या? अब बात यहाँ पर दूसरी मुझे दिखने लगी है, पता नहीं कितनी सही है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी राजनीति को करीबी से देखता हूँ, कानूनी पहलू देखता हूँ, और चूंकि राजनीति कानून में ही कभी ना कभी आकर लड़ेगी, चाहे ये जो अभी चल रहा है इसका परिणति ये होगी, अगर वाकई में ये झगड़ा है तो इसकी परिणति ये होगी कि अभी विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष की भूमिका दिखने वाली है कि 37 विधायकों की सदस्यता ख़त्म कर दी जाए, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, एंटी डिफेक्शन लॉज में उनको फांस दिया जाए, या फिर उनके जो पार्टी की विप आएगी उस विप के अगेंस्ट में उनको बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, और ये सरकार बचाने के विभिन्न प्रकार हैं। और सरकार बचाने के विभिन्न प्रकार मतलब भले ही सरकार ना बचे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो खेल जाएगा उसके आधार पर कुछ दिन टल जाएंगे, और जो कुछ दिन टल जाएंगे तो फिर उद्धव ठाकरे को बात करने का अवसर मिल जाएगा। गुंडे तो नंबर 1 के होते ही हैं महाराष्ट्र में इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग। तो जैसे ही ये खेल खेला जाएगा और उनका वोट वहाँ आने को होगा, तो फिर वो निश्चित रूप से मुंबई पहुँचेंगे या नागपुर पहुँचेंगे, जहाँ कहीं भी वो बैठक होने वाली है, और वहाँ पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पर उनको घेर लिया जाएगा, या फिर उनके बीच में द्वंद्व हो, उनके बीच में युद्ध हो। एक परिस्थिति तो ये बनती, इसलिए वो कानूनी पहलुओं में अंदर घुसने के बजाय कोई इनमें से ये नहीं कह रहा है कि सरकार बच रही। शिवसेना तो बिल्कुल नहीं कह रही सरकार बच रही, जबकि दूसरा ग्रुप लगातार ये कह रहा है, शिंदे ग्रुप लगातार ये कह रहा है कि हम शिवसेना ही हैं। और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, कहा कि अभी भी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि वो हम सबको विचार करना चाहिए कि अभी भी हम शिवसेना ही हैं, और उद्धव ठाकरे अगर, यानी कि शिवसेना प्रमुख अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को राजी हो जाएं और उद्धव ठाकरे स्वयं इस्तीफा दे दें, तो फिर हम बात करने को तैयार हैं और हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। हम शिवसेना ही हैं, हम शिवसेना से बाहर नहीं हैं। अब ये कह रहे हैं हम शिवसेना हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, लेकिन जब हमारी बात चल रही थी तो सोनिया गांधी ने और शरद पवार ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि अगर तुम मुख्यमंत्री बनोगे तो ही हम वो बनेंगे। ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, और बोले हम 1 सेकंड में इस्तीफा दे देंगे, हम छोड़कर चले जाएंगे, वर्षा मतलब मुख्यमंत्री आवास छोड़कर चले जाएंगे, और हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, आमने सामने बात करो, मेरे मुँह पर आकर कहो अब इस्तीफा देने को तैयार। और ये बात स्टेटमेंट आया, उसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने सामान सट्टा पैक किया, वर्षा से मातोश्री चले गए, और वहां विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि जिस व्यक्ति के 2/3 विधायक टूट कर चले गए हों, और एक पूरे दिन 24 घंटे का प्रकरण चला हो, पूरे प्रदेश में उसका कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला हो,
यानी कि पूरे प्रदेश में उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं, वोटरों से कोई कमेंट नहीं, शिवसैनिक के पदाधिकारियों से कोई कमेंट नहीं। वो जब उद्धव ठाकरे आखिरी स्पीच अपनी देकर आए, फेसबुक लाइव उन्होंने किया, और उसके बाद जब वो मातोश्री पहुंचे तो कुछ अरेंजमेंट किया गया कि भाई कुछ लोगों का अरेंजमेंट कर दो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी खत्म हो जाए फिर भी उनके कुछ तो 1000-2000 समर्थक रहते ही, और ऐसी कोई भीड़ दिख नहीं रही है उद्धव ठाकरे के पक्ष में कि भाई लाखों लोग रोड पर उतर आए हों, हर विधानसभा में हंगामा हो रहा हो, धरने, प्रदर्शन, रैलियां चल रही, जैसा शिवसेना का स्वभाव है वैसा कुछ नहीं हो रहा। 1500 लोग जो मातोश्री पहुंच गए हैं, जो अपनी लॉयलिस्टनेस दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोग सब जगह पाए जाते हैं। इनके आधार पर कोई निर्णय भी नहीं हो सकता और इनके आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता क्या हुआ क्या नहीं। इस परिस्थिति में अब दूसरी बात विचार करना चाहिए। उद्धव ठाकरे एक तरफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सिग्नल दे रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दे दो। वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, वो कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दो। वो कह रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी और उनके साथ सरकार मैंने बनाई वो मजबूरी थी, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ चले जाओ। क्या शिवसेना को ये आभास होने लगा है या उद्धव ठाकरे को ये आभास होने लगा कि अब 2023 के अंत तक चुनाव है और इस चुनाव में हमको पटकोनी मिलने वाली है और शिवसेना अपना मूल प्रभाव छोड़ चुकी है और अब बीजेपी अकेली लड़ेगी। शिवसेना यानी कि एमवीए अब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर लड़ेगी। कांग्रेस बड़ा बड़ा मतलब बड़ा मगरमच्छ है, एनसीपी भी बड़ा मगरमच्छ है, तो फिर शिवसेना के साथ नेगोशिएशन होगा। अब शिवसेना के साथ अगर नेगोशिएशन होगा तो आप मुझे एक बात बिल्कुल सोच कर रखिए कि 288, 89, 90 मेरे ख्याल से जो सीटें हैं उनमें से कितनी सीटें शिवसेना को लड़ने को मिलेंगी। 1/3 भी अगर कर लेंगे तो फिर शिवसेना 90 पे शिवसेना कहीं 90 वो सॉरी 188 288 का मतलब कहीं 80-90 पर टिक कर रह जाएगी और 80-90 में से कितनी सीटें निकाल के लाएंगे। जब मोर देन 50% सीटें को बीजेपी ने दी थी एक आइडियोलॉजी के बेस पर, मोदी जी का प्रभाव चल रहा था, तब तो आप 2/3 सीटों पर हार गए थे। तो अब क्या महाअगाड़ी गठबंधन में 80-90 सीटें लेकर आप चुनाव जीत सकते हैं? अब सामने मोदी जी होंगे और मोदी जी की आइडियोलॉजी होगी, विश्व का सबसे बड़ा नेता होगा और हिंदुत्व का प्रहरी होगा। तो फिर समझ में ये नहीं आता कि फिर आप मुझे बताइए कि किस आधार पर आप सरकार बनाएंगे। यानी कि आप तो अपनी मट्टी पलीत पूरी करने वाले हैं और जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं या हिंदुत्व को वोट देने वाले, वो सबके सब शिवसैनिक बीजेपी के साथ चले जाएंगे। बीजेपी फुल फ्लैश सरकार बना लेगी। अगर 2018 के 19 के चुनाव में ही अगर ये बात होती कि भाई शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी लड़ेगी, तो ये संभव है कि बीजेपी फुल फ्लैश आ जाती सत्ता में, लेकिन पुराने गठबंधन की वजह से शिवसेना को वो ऑबलाइज कर रहे थे। दूसरी बात एक और है, तो शिवसेना को जब ये आभास हो गया तो क्या गणित लगाई जाए, कैसे सत्ता परिवर्तन हो, कैसे बीजेपी के साथ पुनः आए और ओरिजिनल जो वोट बैंक है वो वापस आ सके। उद्धव ठाकरे अगर कहेंगे कि मैं इस्तीफा देता हूं और बीजेपी के साथ जाता हूं तो कुछ हजम नहीं होगा। अपने समर्थकों को क्या जवाब देंगे कि सत्ता के लालच में आप आए थे और जब आप हारते दिख गए तो वहां चले गए। अगर वो एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनवाते हैं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवाते हैं, तो फिर वहीं की वहीं बात आ जाएगी कि जब 106 सीटें लेकर बीजेपी आई थी और आप केवल 54 सीटें लेकर आए थे, उनकी आधी सीटें, तो क्यों मुख्यमंत्री के लिए मरे जा रहे थे? उनको देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनने देते, वो मुख्यमंत्री का मैंडेट लेकर आए थे। और दूसरी बात कि इधर एमबीए में आप क्या जवाब देंगे? तो बहुत कुछ होने वाला है। अब अपनी नाक भी ना कटे और हमारे हाथ में सत्ता भी रहे, हम प्रहरी भी रहें, शिवसेना बची भी रहे और जीत कर भी शिवसेना आ जाए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए। भी 1-1.5 साल है चुनाव का और वो 1-1.5 साल के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस अगर बन जाएंगे, शिवसेना उनके साथ चली जाएगी तो सब बैलेंस कर लेंगे। भैया सुबह का बूला शाम को घर लौट आया और सत्ता भी मातोश्री में ही बनी रहेगी। तो कहीं जो शरद पवार ने गेम खेला था देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार को से मिलकर, कहीं वो सेम गेम अब देवेंद्र फडणवीस के लिए तो नहीं खेल रही है कहीं शिवसेना।
वहाँ क्या किया था, वहाँ अजीत पवार टूट कर गए थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े हो गए थे, और खड़े होने के बाद इधर शरद पवार ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और जो ये हो रहा था नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, और धीरे से सब इकट्ठे होकर चले आए थे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बन गए, और उसके बाद हाथ में आ गया बाबा जी का ठुल्लू। तो कहीं वही सेम गेम इस समय शिवसेना और बीजेपी तो नहीं खेल रही कि भाई साख भी बच जाए और सरकार भी बन जाए। तो शिवसेना ने अपने ही ग्रुप, एकनाथ शिंदे सबसे खास आदमी होते थे उद्धव ठाकरे के, एकनाथ शिंदे को तैयार किया हो, कुछ मनमुटाव हो, लेकिन उसके बाद तैयार किया हो, तुम ये कर लो वो कर लो, क्योंकि शिवसेना का रिएक्शन नहीं दिख रहा है। रिएक्शन दिखने से मतलब है कि विधायक धीरे धीरे जा रहे हैं। अब तक जब कल 35 विधायक, 32 विधायक, 34 विधायक चले गए थे, तो 34 विधायकों के जाने के बाद तो बाकी के जो 20 विधायक बचे थे, उन 20 विधायकों को तो शिवसेना अब तक कहीं होटल में रख लेती, कहीं उनको पैक कर लेती, कहीं उनको गिरफ्तारी टाइप की कर लेती। ऐसा कुछ नहीं किया शिवसेना ने, और उल्टा वो इतने दीनहीन बन गए, विक्टिम कार्ड खेलने लगे। विक्टिम कार्ड खेलकर वो जो बाकी विधायक हैं वो भी जाते जा रहे हैं, और ये सूचना मिल रही कि सूचना जारी हो रही है। वो वहां से रिपोर्टर सूरत से बता रहा है निकल चुके हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से पहुंचने वाले हैं, रास्ते में होंगे, और फिर भी सरकार होते हुए भी बॉर्डर नहीं सीज किए जा रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। और धीरे धीरे करके जो बिचौल जो 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 समझाने गया था वो साथ में एकनाथ शिंदे के हो लिया। एकनाथ शिंदे 34 विधायकों के साथ गए थे, 45 उनके पास हो गए, 3 और पहुंच रहे हैं। यानी कि 54 में से 50 विधायक उनके पास चले जाएंगे, 2-3 विधायक खुद वो रह जाएंगे, वो बेबी पेंगुइन रह जाएगा, 1-2 और। ये क्या गेम है? तो 2 हो सकती हैं परिस्थितियां। एक परिस्थिति तो ये हो सकती है कि भाई वाकई में सत्ता शिवसेना रहेगी, नेतृत्व मातोश्री का स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मातोश्री इस समय बेबी पेंगुइन को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बच्चा है, और बच्चे को पूरी पार्टी को धता बताकर, बड़े सीनियर लीडर्स के जिनके खून पसीना लगा हुआ है, 50 साल की मेहनत लगी हुई है, उनको धता बताकर वो उनके ऊपर हावी हो गया है, और वो अब हर मंत्रालय में टांग अड़ाने लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का बेटा है। भारत में डेमोक्रेसी है, वो राहुल गांधी की तरह है। राहुल गांधी भी कभी संसद में पेपर फाड़ दिया करते थे, बजट बिल फाड़ दिया करते थे जो मनमोहन सिंह लेकर आते। तो कहीं वो तो नहीं। एक तो परिस्थिति ये हो सकती है कि भाई वाकई में ये चल रहा है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि प्राण बचाने के लिए ये सब खेला खेला जा रहा हो, और बाद में ये कह दिया जाए कि भाई शिव सैनिक जैसा चाहते थे वैसा मैंने किया, मैं तो सत्ता के लिए कभी था ही नहीं, मैं तो सत्ता में कभी जाना ही नहीं चाहता था, सत्ता में तो शरद पवार और सोनिया गांधी ने मेरे से कहा, इसलिए मैं आ गया, और जैसा एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, मैं तो सत्ता त्याग कर उसी दिन चला आया था जिस दिन बात हुई थी, क्योंकि मैं तो सत्ता के लिए बना ही नहीं था। जबकि चुनाव जिस समय लड़ा जा रहा था, चुनाव के बाद 5-6 महीने तक ये कवायद चलती रही, किसकी सरकार बनेगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तब ये कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे ये अंतिम मुझसे वचन ले गए कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो मातोश्री का होगा, मुख्यमंत्री शिव सैनिक होगा, मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार होगा, इसलिए मैं वचन उनको दे चुका हूं, उनके वचन के आधार पर मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। और बाद में जब वो सत्ता सरकार बन गई तो भी उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा को शांति मिल गई। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे की आत्मा को उस समय शांति मिल गई कि आप केवल बैठकर शांति मिल गई, कि आप बैठ गए और आपने महागठी गठबंधन में बैठ गए, और महागठी गठबंधन में बैठ के और आप सत्ता में 3 साल सुख ले लिया और बात खत्म? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय के शब्द और आज के शब्द दोनों में फर्क है। इसलिए मुझे जहां तक एहसास हो रहा है कि कहीं ये वही गेम जो शरद पवार ने अजीत पवार के माध्यम से खेला था, वह उसी तरह का गेम कहीं उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के माध्यम से खेल रहे हों। उस बार देवेंद्र फडणवीस को बेवकूफ बनाना था और विश्वास हासिल करना था जनता का, और इस बार महागठी गठबंधन को बेवकूफ बनाना है और हासिल करनी है सत्ता, और देवेंद्र फडणवीस के साथ जाना है। जैसे एनसीपी टूटकर इधर आई,
वैसे ही शिवसेना टूटकर वहां जाएगी। अजीत पवार आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, सारी पावर ले आए, फिर भाई बंधुओं में सब सुलह हो गई और शरद पवार की कहीं फज्जी नहीं हुई और बतो बकार की बात थी। वैसे ही कहीं यहाँ पर भी घर की बात तो नहीं होने जा रही है कि बाद में तो हो जाएगा, घर की बात है और डैमेज कंट्रोल जितना हो सकता है उतना हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक कौन सी परिस्थिति होती है वो भविष्य में दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये सारी गतिविधि जो चल रही इसकी सूंघ अगर एनसीपी को जरा सी भी लग गई तो निश्चित है कि एनसीपी सबसे पहले महागठबंधन गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेगी और ये कहेगी कि हम अब महागठबंधन गठबंधन के हिस्से नहीं रहेंगे। कांग्रेस को सूंघ लगी तो कांग्रेस भी अलग हो जाएगी, क्योंकि खेल तो हो ही रहा है, अब उनको भी अपना डैमेज कंट्रोल करना है। जो ब्लाइंड समर्थन दे रहे थे उद्धव ठाकरे को, अब समझ में अगर आ गया जरा सा कि उद्धव ठाकरे ये खेल रहे हैं हमारे साथ, जैसे अजीत पवार खेले थे वैसे, तो फिर शरद पवार भी कुछ थोड़ा पॉलिटिक्स जानते हैं, तो उनको अपना डैमेज कंट्रोल करना है तो उनको समर्थन वापस ले लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई अब हम महागठबंधन के हिस्से नहीं हैं, अब नए सिरे से बात होगी, जो भी होगा। अगर उनको सूंघ लग गई तो, अगर उनको सूंघ नहीं लगी तो ऐसे चलता रहेगा जैसे चल रहा है। देखते हैं कि कल तक क्या परिस्थिति बनती है, क्या न्यायालय के पास पहुंचने का अवसर आएगा, क्या विधानसभा में खेलने का अवसर है, क्योंकि विधानसभा की कोई बातें नहीं कर रहा, इनमें से भी विधानसभा के विषय में कोई नहीं कर रहा कि भाई विधानसभा में मेरे पास बहुमत है, हम एंटी डिफेक्शन लागू कर देंगे, हम भगोड़ा घोषित कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सदस्यता खत्म कर देंगे और चिट्ठी दे दी गई हो। ये सब अभी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि समझ में आ रहा है कि सत्ता तो बनेगी ही, सरकार बनेगी ही, अभी विधानसभा में खेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाहर बाहर खेल कर हम सब सॉल्व कर लेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनवा देंगे और इनको एकनाथ शिंदे को हम उप मुख्यमंत्री बनवा देंगे और हम बाला साहब ठाकरे की जगह पर उद्धव ठाकरे आ जाएंगे और यूं आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे और फिर सत्ता का केंद्र मातोश्री में ही आ जाएगा। जैसा आना था जिस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते, वैसा कंट्रोल रहता, तो वो कंट्रोल वापस लाने के लिए सारी कवायद हो सकता है खेली जा रही हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।